नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आपका भरोसेमंद साथी, और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया। रात के 10 बज रहे हैं, वक्त है लोकप्रिय न्यूज शो खबरों की खबर का। अगले 1 घंटे तक हम और आप देश और दुनिया के कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले रोज की तरह आपको शो की हाईलाइट्स विस्तार से दिखा देता हूं, फिर डिटेल में बात करते हैं। आज एनडीटीवी इंडिया की ग्लोबल समिट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उन्होंने एनडीटीवी के मंच से दुनिया को ऐसे भारत की झांकी दिखाई जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पूरी दुनिया में आंतरिक उग्रवाद एक बड़ी समस्या है। पीएम मोदी ने बताया कि इसे खत्म करने का मॉडल क्या है। दुनिया के लिए मोदी की इस नई गारंटी को आप मेरे साथ जरूर देखिएगा, कुछ देर का इंतजार करिए। डिजिटल अरेस्ट में देश की सबसे बड़ी लूट के बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। वो चेहरे दिखाएंगे जो डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड करते हैं। डिजिटल अरेस्ट और लूट से बचाने वाले एक शब्द भी आपको बताएंगे। तो अगर जीवन का संकट टालना है, अपने सबसे भरोसेमंद साथी के साथ रात 11 बजे तक बने रहिए और जानिए कि आखिरकार पुलिस ने पहली बार कैसे इन बड़े डिजिटल अरेस्ट करने वालों को पहली बार अपनी गिरफ्त में लिया है। और तीसरी कहानी, औसत आदमी की उम्र 40 साल होती है, लेकिन वो 40 साल में 120 साल का खाना खा जाता है। अगर आप इस पहेली को समझना चाहते हैं तो आपको रात 11 बजे तक मेरा साथ देना होगा। ज्यादा खाने और ताजा न खाने से बच्चे कैसे मंदबुद्धि हो रहे हैं, जवान कितना बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग कैसे कंगाल हो रहे हैं, बजट पर कितना बोझ है और हेल्थ कितनी बिगड़ी हुई है, कौन कितनी और कैसी मुश्किल में है। इस डेटा स्टोरी का लिंक गुड मॉर्निंग मैसेज में कल भेजिएगा। लोग आपको दुआ देंगे। स्टोरी के लिंक के लिए आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब ऐप और वेबसाइट पर जाके और सोशल मीडिया पेज की मदद आप ले सकते हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाइए ताकि हमारा देश स्वस्थ बन सके। आइए अब डिटेल में बात करते हैं आज की एक कहानी होगी। आज देश के प्रधानमंत्री एनडीटीवी इंडिया के आयोजन ग्लोबल समिट में, एनडीटीवी ग्लोबल समिट में आए थे। अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने दुनिया के नाम पर अपना एक संदेश दिया है। ग्लोबल समिट की थीम थी अनस्टॉपेबल इंडिया। प्रधानमंत्री ने इसी थीम को ध्यान में रखकर दुनिया को भारत के बारे में बताया। जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया में आंतरिक असंतोष और उग्रवाद बड़ी चुनौती है। इससे निपटना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारत इस समस्या के समाधान में एक मॉडल बनकर उभर रहा है। पिछले कुछ दिनों से भारत में नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला। इसकी सफलता के बारे में पीएम मोदी ने एनडीटीवी इंडिया के मंच से जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के मंच से ऐलान किया कि वो दिन दूर नहीं जब भारत नक्सलवाद से मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते दशक में हजारों नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पिछले 75 घंटों में ही 303 नक्सली हथियार डाल चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं आपको पिछले 75 घंटों का आंकड़ा देता हूं, ओनली 75 आवर्स। मैं जानता हूं ये मीडिया का मेन न्यूज नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा संतोष का विषय है ये। इन 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एक जमाने में जिनका 303 चलता था ना, आज वो 303 सरेंडर हुए हैं। ये बदलाव है साथियों। इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। 50-55 साल हुए दिवाली नहीं देखी थी उन्होंने, अब दिवाली देखेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों, ये हमारी मेहनत रंग लाएगी और वहां भी खुशियों के दिए जलेंगे। और मैं आज देशवासियों को, एनडीटीवी के दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं
जब देश नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। कुछ देर पहले एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में आए और नक्सलवाद को किस तरीके से, जो इतने सालों की समस्या रही हिंदुस्तान में, वो कैसे धीरे धीरे कर अब सिमट कर महज 11 जिलों तक रह गई है। जो एक जमाने में 100 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट जिले थे जो प्रभावित थे, अब केवल 11 रह गए। और 11 में से भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज बताया इसी समिट के दौरान महज 3 जिले ही अब ऐसे बचे हैं जहां पर नक्सली अभी एक्टिव हैं। यानी ज्यादातर लोग से, ज्यादातर जगहों से अब नक्सलवाद खत्म होता जा रहा है। नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ऐसी खबरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। हमने 2 दिन पहले आपको दिखाया कि महाराष्ट्र में कैसे गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण किया नक्सलियों ने। आज छत्तीसगढ़ से भी खबर आई है, बड़ी नक्सलियों ने वहां पर भी सरेंडर किया है। इसी को बड़ी कामयाबी के तौर पर प्रधानमंत्री बता रहे थे कि ये बड़ी कामयाबी देश ने इन दिनों में देखी है कि कैसे इतनी बड़ी समस्या को सूझबूझ से, समझदारी से उनकी सरकार धीरे धीरे कर खत्म करने में, लगभग खत्म करने में कामयाब हो गई है। प्रधानमंत्री ने करीब 1 घंटे लंबा अपना भाषण दिया। उस भाषण में बहुत सी बातें थी जो आप एनडीटीवी की वेबसाइट पर जाकर पूरा स्पीच भी देख सकते हैं और वो हाइलाइट्स भी पढ़ भी सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको देश के एक और बड़े खतरे के बारे में जानकारी देने का समय है, और यह भी किसी आतंकवाद से कम नहीं है। इसका नाम आपने पक्का सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट। आज मुंबई में पुलिस ने बड़ा ऐलान किया। डिजिटल अरेस्ट में सबसे बड़ी लूट का ऐलान है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो इस समस्या पर संज्ञान लिया। केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। डिजिटल अरेस्ट स्कैम। डिजिटल अरेस्ट। आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। केंद्र और हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। डिजिटल अरेस्ट में सबसे बड़ी डिजिटल लूट। एक पति और एक पत्नी, 40 दिन की कैद। सत्ताईस बैंक ट्रांजैक्शन, 58 करोड़ की लूट। 8 डिजिटल लुटेरे अरेस्ट। छह 6,000 बैंक अकाउंट फ्रीज। मुंबई पुलिस के पीछे खड़े 7 आदमी, इनके चेहरे छिपे हैं लेकिन कुकर्म बाहर आ चुके हैं। वर्चुअली गुनाह करने वालों को फिजिकली देख लीजिए। डिजिटल अरेस्ट स्कैम हमारे सामने आया है। इसमें खास बात यह है कि एक 72 वर्ष के सीनियर सिटीजन और उनकी वाइफ को इसका विक्टिम बनाया गया है। 27 ट्रांजैक्शंस में, लगभग 27 ट्रांजैक्शंस में लगभग 58 करोड़ विक्टिम ने गंवा दिए। ये जो मनी रिकवरी हुई है, जो अब तक लगभग 4 करोड़ रुपए की है, जो मनी फ्रीज हुआ है, अल्टीमेटली जो विक्टिम को मिल जाएगा। देश के विभिन्न स्थानों से मनी विड्रॉल हुए। उड़ीसा से हुआ है, राजस्थान से हुआ है, गुजरात से हुआ है, हर स्टेट से हुआ है। साइबर अवेयरनेस ही साइबर क्राइम का सबसे बड़ा इलाज है। हमारे बैंकिंग सिस्टम पे भी बहुत सारे प्रश्न। एक प्रश्न आता है, इनके पास 58 करोड़ आए कहां से?
मुंबई में देश और दुनिया के नामी आर्थिक सलाहकार रहते हैं। पीड़ित मियां बीवी दोनों काफी पढ़े लिखे हैं, 70 साल की उम्र के आसपास हैं, दुनिया देखी है, नियम कानून जानते हैं, फिर भी डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंस गए। 19 अगस्त 2025 से उनकी दुनिया में एक फोन कॉल तूफान लेकर आई। फोन करने वाले ने खुद को ईडी और सीबीआई का अधिकारी बताया, आरोप लगाया कि उनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। पति पत्नी को अरेस्ट कर लिया। हर 2 घंटे में डिजिटल कोर्ट में पेशी होने लगी। घर में डिजिटल कैमरे की नजर, घर के बाहर ऑडियो कॉल से कनेक्ट। 40 दिन तक नकली इंट्रोगेशन और असली लूट होती रही। 29 सितंबर 2025 को आखिरी बार बैंक से पैसा निकाला गया। लूटने के 11 दिन बाद तक पीड़ित शांत रहे। आखिरकार 10 अक्टूबर को पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाई। 40 दिन का डिजिटल अरेस्ट, 27 बार बैंक से पैसा निकला, 58 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, 6000 खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ, कई राज्यों में लूट का पैसा भेजा गया। 58 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन और जिस दंपति से ये ऐंठा गया है या उनको स्कैम किया गया है, वो दंपति बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं। 30 साल से ज़्यादा का उनका अनुभव है पब्लिक और कॉरपोरेट वर्ल्ड में। जो हस्बैंड हैं वो फार्मा कंपनी के पार्टनर रह चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने फाउंड की है, उन्होंने फार्मा कंपनीज को बनाया है और साथ ही साथ उनको ये जो 58 करोड़ मिले हैं वो IPOs को फ्रक्टिफाई करके मिले हैं। उनकी जो वाइफ हैं उनको भी बैंकिंग का बहुत अच्छा अनुभव है और 30 साल से वो बैंकर हैं। लेकिन फिर भी क्यों ये सक्सेसफुल रहे ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया, ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जो बिल्कुल रियल लग रहा था। जैसे कि उन्होंने वीडियो कॉल में कोर्ट का पूरा सिस्टम दिखाया जिसमें जज बैठे हुए हैं और उसी कोर्ट का उन्होंने वारंट उनको इशू कर दिया कि आप अरेस्ट में हो गए, डिजिटल अरेस्ट में हो गए, और वारंट भी बिल्कुल सरकारी दस्तावेज की तरह। इसी तरह उन्होंने पुलिस स्टेशन का भी नेटवर्क स्थापित किया, उसमें पुलिस ऑफिसर बैठे हैं, वर्दी लेकर बैठे हैं, सब कुछ। तो ये सब चीजों की वजह से ये दंपति सुशिक्षित और अनुभवी होने के बावजूद असुशिक्षित और इलिटरेट लोगों के द्वारा स्कैम हो गया। जब हमें को ये पता चला, हमने बहुत ही संवेदना के साथ उनकी FIR दर्ज की और तुरंत हम लोग जुट गए। हालांकि 11 दिन गुजर गए थे, लेकिन फिर भी हमने 1930 नेटवर्क से सारे अकाउंट फ्रीज कराने चालू किए। हजारों की अकाउंट्स की संख्या में पैसा चला गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें अच्छी सफलता मिली है और हमने इसको पार्शियली डिटेक्ट किया है। मुंबई पुलिस से भी हमने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, जिसकी वजह से 7 आरोपी हमारे गिरफ्तार हो चुके हैं और साथ ही साथ लगभग 4 करोड़ रुपया हम फ्रीज कर चुके हैं, जो अल्टीमेटली विक्टिम को वापस मिल जाएगा। लूट का शिकार हुए पीड़ित पति पत्नी की पहचान गुप्त रखती गई है, लेकिन इस केस में डिजिटल कैद की अवधि हैरान करती है। डिजिटल अरेस्ट में देश की सबसे बड़ी लूट में कुछ हैरान कर देने वाली बातें सामने आई है। ये लुटेरे सिर्फ उन्हीं को क्यों फर्जी अरेस्ट करते हैं जिनके अकाउंट में मोटी रकम होती है। ये शायद पहली बार होगा जब 6000 खातों में पार्क की गई लूट की रकम को समय रहते हुए फ्रीज कर दिया गया। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि विक्टिम के अकाउंट से जो पैसा लूटा गया था वो जल्द ही उनको वापस मिल जाएगा। ऐसे में अब समय आ गया है कि सरकार, पुलिस और बैंक मिलकर इस बीमारी को जड़ से उखाड़कर जल्द से जल्द फेंक दे। देश के विभिन्न स्थानों से मनी विड्रॉल हुए, उड़ीसा से हुआ है, राजस्थान से हुआ है, गुजरात से हुआ है, हर स्टेट से हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कितना अच्छा इनका नेटवर्क है, कितना अच्छा ये ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये क्राइम लोगों की जानकारी के अभाव की वजह से तो हो ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। साइबर अवेयरनेस ही साइबर क्राइम का सबसे बड़ा इलाज है। लेकिन हमारे बैंकिंग सिस्टम पे भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। लोग हजारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में मनी म्यूल अकाउंट कैसे बना ले रहे हैं? आज के डिजिटल युग में जब बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है, जब आपकी सारे आइडेंटिफिकेशंस डिजिटाइज हो चुके हैं,
तब भी लोग मनी म्यूल अकाउंट्स लाखों की मात्रा में देश भर में बना रहे हैं। कुछ आप बंद करो, इस केस में ही हजारों की मात्रा में मनी म्यूल अकाउंट बंद हो जाएंगे, लेकिन लाखों और खुल जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने खामियां हैं और कुछ ऑफिसर्स अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम एक एसओपी बना रहे हैं कि मनी म्यूल अकाउंट्स की क्या क्या केवाईसी होनी चाहिए, क्या मापदंड होनी चाहिए, क्या बायोमेट्रिक्स आइडेंटिफिकेशन होने चाहिए। ऐसा भी हम देख रहे हैं कि वहां ऑफिस ही नहीं एग्जिस्ट करता, एक छोटा सा कमरा बना हुआ है और उस ऑफिस के आधार पर केवाईसी करके उसको बैंक अकाउंट दे दिया गया, मनी म्यूल अकाउंट होल्डर को करंट अकाउंट दिया गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा खामी है बैंकिंग सिस्टम में। इसको दूर करने के लिए हम सबको कोलैबोरेट करना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। भारत सरकार अखबार और टीवी पर विज्ञापन दे रही है। बार बार बताया जा रहा है कि भारत में ना तो किसी को डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और ना ही ईडी और सीबीआई की कोर्ट में डिजिटली पूछताछ होती है। फिर भी लोग बार बार इन ठगों का शिकार हो जाते हैं। सफल बिजनेसमैन की जिंदगी को 40 दिन तक झूठी कैद में रखा गया। आश्चर्य की बात यह है कि इस बीच क्या इनके परिवार, परिजन या कर्मचारी ने इनसे मिलने की कोशिश नहीं की होगी? क्या 40 दिन तक ये बाहरी दुनिया से पूर्ण तरीके से कटे हुए थे? वहीं इस पूरे मामले में लूट के 11 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं जिसके साथ गुजरती है उसी को सच्चाई का पता होता है। बाहर की दुनिया में इस बात को कोई सच नहीं मानेगा, मगर इसमें सच्चाई मौजूद है। जब भी डिजिटल अरेस्ट की बात आती है, हर बार मेरे मन में भी एक सवाल होता है। पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है, फिजिकली विड्रॉ होने यानी एटीएम से निकाले जाने के पहले तक वो पैसा बैंक में ही रहता है। ऐसे में कुछ बुनियादी सवाल खड़े होते हैं। बड़े लेन देन में बैंक ग्राहक को फौरन फोन करके पूछते हैं कि पैसा जारी करना है या नहीं करना है। कभी भी आप निकाल के देखें। फिर अगर 40 दिन में 58 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए तो बैंक को शक क्यों नहीं हुआ? तब जबकि पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट और लूट को लेकर माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। जब एक बड़ी धनराशि छोटे छोटे हिस्से में हजारों बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है तो उन्हें पहले किसी एक अकाउंट से जोड़ा जाता है, तभी वो ट्रांसफर होता होगा। तो ऐसे मास्टर अकाउंट पर नजर बैंकों द्वारा क्यों नहीं रखी जाती, जहां से हजारों बैंक अकाउंट जोड़े जाते हैं या फिर जोड़े हुए हैं? और सबसे बड़ी बात, लुटेरों को उन बैंक अकाउंट्स के बारे में कैसे पता चल जाता है जिनमें लाखों करोड़ों रुपए जमा होते हैं? मेरा मानना है कि इस दिशा में आरबीआई को कई महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। बैंकों को सतर्क करना चाहिए। बैंकों की अंदरूनी व्यवस्था को, जी हां, बैंकों की अंदरूनी व्यवस्था को चौकन्ना, पारदर्शी और फूल प्रूफ बनाना बहुत जरूरी है, वरना ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो बैंकों के पास होती है वो लुटेरों तक कैसे पहुंच जाती है। संयोग देखिए, जब देश के सामने डिजिटल अरेस्ट में सबसे बड़ी लूट की खबर आई, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर खुद ही संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट के सामने एक केस आया जिसमें फर्जी कोर्ट ऑर्डर दिखाकर अंबाला के बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट किया और फिर 1 करोड़ 5 लाख रुपए की वसूली की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह साधारण गुनाह नहीं है, यह जनता के विश्वास की नींव को हिलाने वाला गुनाह है। इसमें न्याय के लिए राज्य और केंद्र को सहयोग करना होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। मैं फिर दोहरा दूं कि देश में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर कभी आपके पास ऐसा कोई फोन आए कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है तो कतई विश्वास मत करिए, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, फ्रॉडस्टर है। जैसे ही कोई डिजिटल अरेस्ट की बात कहे, फौरन समझ जाए कि आपको धोखा दिया जाने वाला है। विश्वास ना करें। फोन नंबर की जानकारी सरकार को दें, पुलिस को दें। हमारे देश में कोई ईडी, सीबीआई डिजिटल कोर्ट में पूछताछ नहीं करती है। जब भी आपको पूछताछ के लिए बुलाना होगा तो या तो अपने दफ्तर बुलाएंगे या कोर्ट का ऑर्डर आपको पहुंचाएंगे। इसीलिए ये लोग फ्रॉड होते हैं। हमने डिजिटल अरेस्ट से आपको बचाने के लिए साइबर एक्सपर्ट की भी राय ली है। आप इसे सुनिए,
ध्यान से, बहुत ध्यान से। देखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज आपके साथ ना घटे तो इसके लिए 5 चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट शब्द ही कानूनन नहीं है, ये शब्द ही गलत है। ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। यदि कोई आपको डराए कि वो आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकता है तो ये गलत है। दूसरी बात कि कोई भी केस सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है। सीधे सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट वारंट निकाल देना और वो भी एक वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कराना, ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। तीसरी चीज कि जितने भी सेंट्रल जांच एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, एनसीबी है या कोई क्राइम ब्रांच है, इनके रोल अलग हैं। ये एक ही केस में इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आपने यदि किसी बाहर से किसी पैसे का लेन देन नहीं किया है तो ईडी का तब तक नहीं आएगा। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डाउटफुल हो जाती है जब किसी भी ऐसी एजेंसी को सीधे सीधे कोई इंपर्सोनेट कर देता है। चौथी चीज़, एक ऐप ध्यान रख लीजिए, मोबी आर्मर करके। यदि कोई वो लिंक भेजकर आपको कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड कराता है भरोसा दिलाने के लिए, देखिए आपका अरेस्ट वारंट है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर लीजिए, तो ऐसी किसी भी लिंक को आप वेरीफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मोबी आर्मर एक ऐप है, उसमें आप लिंक वेरीफाई कर सकते हैं कि लिंक क्लोन तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है, मैलिशियस तो नहीं है। और दूसरी बात, आप कोई QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। यदि कल के दिन कोई वो QR कोड भेजे आपको कि ये फर्जी QR कोड तो नहीं है, मैलिशियस तो नहीं है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं, आपको कोई ऐप इंस्टॉल करा रहा है तो वो भी आप स्कैन कर सकते हैं मोबी आर्मर के थ्रू कि ये ऐप ट्रस्टवर्दी है या नहीं है और ये प्ले स्टोर से आ रही है या नहीं आ रही है। वाईफाई भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें, खास तौर से सीनियर सिटीजन्स, तो जो भी बैंक अकाउंट ऑनलाइन आपके ट्रांजेक्शन्स करता है उसमें कुछ रेगुलेशंस करते हैं, उसमें पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट सेट करते हैं कि आप इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन ना करें। और यदि वो लिमिट चेंज करना है तो आपको किसी और को के संग भी डिस्कशन करना पड़े। आप अपनी वाइफ के संग या बच्चों के संग डिस्कशन करके ही चेंज कर पाए या उनसे भी कोई OTP लेना पड़े। ऐसे में क्या होगा, आप गलती से डर के कारण कोई लार्ज ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे और किसी से बातचीत तो करेंगे। ये बातचीत आपको ऐसी सिचुएशन से बचा लेगी। ये 5 चीज़ें ध्यान रखिए और ऐसी किसी भी सिचुएशन से अपने आप को बचाइए, लोगों को भी बताइए। थैंक यू। और ये आगे बढ़ते अगली कहानियों की ओर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी चंडीगढ़ गए थे। वहां उन्होंने दिवंगत IPS अफसर पूरन कुमार के परिवार वालों से मुलाकात की थी। पूरन कुमार दलित समाज से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने जाति के नाम पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर सुसाइड किया था। राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर पहुंचे। उन्होंने रायबरेली में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए दलित समाज के युवक हरिओम वाल्मीकि के घर वालों से मुलाकात की और जब बाहर निकले तो यूपी सरकार पर पीड़ित परिवार को बंधक बनाने का आरोप लगा दिया। हालांकि राहुल गांधी के फतेहपुर पहुंचने से पहले ही उनके खिलाफ वहां पोस्टर लगा दिए गए थे। पीड़ित परिवार ने भी उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, एक वीडियो जारी किया था। इसीलिए राहुल गांधी ने सरकार पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने राहुल गांधी को पीड़ित परिवार का तमाशा बनाने का इल्जाम राहुल गांधी पर जड़ दिया। सवाल यह है कि क्या इसी को जाति की राजनीति का साइड इफेक्ट कहते हैं? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जिस घर में हैं, वो हरिओम वाल्मीकि का है, जिसे 2 अक्टूबर को रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में पीट पीट कर मार डाला गया था। हरिओम वाल्मीकि के घर वालों से मिलने के लिए राहुल गांधी फतेहपुर पहुंचे। उनका हाल जाना उन्हें ढाढ़स बंधाया। लेकिन इससे पहले तमाम तरह की बातें हो चुकी थी। शहर की गलियों में पोस्टर लग चुके थे। एक पोस्टर पर लिखा था, दर्द को मत भुनाओ, वापस जाओ। दूसरे पोस्टर पर लिखा था, हम सरकार और पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और न्याय मिलने का विश्वास है। नीचे लिखा था, वाल्मीकि परिवार। तीसरे पोस्टर पर लिखा था, गिद्ध बनकर मंडराते हो, नफरत फैलाते हो। इससे पहले भीड़ के हाथों मारे गए हरिओम वाल्मीकि के भाई शिवम वाल्मीकि का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो किसी भी नेता को अपने घर आने से रोक रहे हैं। मेरे यहाँ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए हैं, आर्थिक और घर में नौकरी दी है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। भीड़ के हाथों मारे गए हरिओम वाल्मीकि के भाई शिवम वाल्मीकि के वीडियो के साथ साथ उनकी बहन का भी वीडियो आया, जिसमें वो सरकार की तरफ से मिला ज्वाइनिंग लेटर कैमरे पर दिखा रही हैं। आज से ये सरकार की तरफ से मुझे ये ज्वाइनिंग लेटर आया है और मैं इस सरकार की तरफ से खुश हूँ। आज से ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। इसके बावजूद राहुल गांधी फतेहपुर पहुंचे। समर्थकों और मीडिया के हुजूम के साथ हरिओम वाल्मीकि के घर भी पहुंचे। घर वालों से मिले भी और बाहर निकले तो बोले
दलित परिवार को मुझसे न मिलने के लिए धमकाया गया था। मगर आपने देखा परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए वो जरूरी बात नहीं है, मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले मुझसे ना मिले वो जरूरी बात नहीं, जरूरी बात ये है कि अपराधी नहीं। सर मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है, इनके बेटे को भाई को मारा गया है, अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ ही देर बाद माहौल ने एक बार फिर पलटा मारा। राहुल गांधी ने सरकार पर पीड़ित परिवार को बंधक बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन परिवार मुकर गया। राहुल गांधी से बातचीत हुई, जो समस्या हमने बताया तो वो आश्वासन दे रहा है सरकार। हमने बता भी दिया कि सरकार हमारे साथ है, सरकार सारी कार्रवाई कर रही है। नहीं, तो प्रशासन ने क्या आपको बंधक बना रखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी से आपने फिर मिलने के लिए क्यों इनकार किया था? ऐसे सब सरकार साथ दे रही थी तो बस। हरिओम वाल्मीकि के घर वालों से मिलकर राहुल गांधी तो सिंगर जुबिन के घर वालों को सांत्वना देने असम निकल गए, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति वहीं ठिठक गई। ये सरकार पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय कर रही है और जिस तरीके से हरिओम वाल्मीकि की हत्या की गई और उसने आखिरी समय में राहुल जी का नाम लिया, उसके बाद उसको पीट पीट कर मारा गया और कहा नहीं ये भाजपा के लोग हैं, हम बाबा के लोग हैं, और उसकी मार मार कर हत्या कर दी। आज राहुल जी उसके दरवाजे जाकर शोक संवेदना प्रकट करेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ, उस परिवार के साथ, दलित परिवार के साथ। आज उन्होंने उस पीड़ित परिवार का मजाक बनाने का काम किया है, जिसकी पीड़ा को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। कई लोगों को जेल भेज चुकी है, उनकी हर प्रकार से सहायता कर रही है। श्री राहुल गांधी जी देश का माहौल भी खराब करना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उनको मारने का काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, कार्रवाई की जा रही है और कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और कांग्रेस जो लाश पर राजनीति करती है, पीड़ित परिवार की पीड़ा की कम, उसको वोट बैंक की ज्यादा चिंता है, माहौल खराब करने की चिंता है। वैसे केशव प्रसाद मौर्य जिस हरिओम वाल्मीकि का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में बताया जाता है कि जब भीड़ ने हमला किया तो उसने राहुल गांधी का नाम लिया था। ये सरकार एकदम निर्लजता पे उतर के आ गई है। सबसे पहले तो मारने वालों ने हम बाबा जी के लोग हैं कह के मारा, फिर पीड़ित परिवार पे दबाव बनाना। अगर पीड़ित परिवार मिलना नहीं चाहता था तो क्या विपक्ष के नेता जबरदस्ती मिल लिए? तो ये बहुत पुरानी टैक्टिक्स है। पहले ये लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, फिर प्रशासन से उन दबाव बनाकर लोगों को विपक्ष के नेताओं से मिलने से मना करते हैं। हरिओम वाल्मीकि की हत्या ने उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति को एक बार फिर हवा दे दी है। वैसे राहुल गांधी ने आज फतेहपुर में कहा कि दलितों के साथ जहां भी अन्याय होगा वो वहां जरूर जाएंगे। सवाल ये है कि क्या न्याय और अन्याय की भी जाति होती है? आगे और महत्वपूर्ण खबरें हैं, लेकिन उससे पहले आपके जीवन से जुड़ी और जीवन में भोजन के महत्व पर शानदार एक डेटा रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। खाना और पैखाना दुरुस्त हो तो आदमी इमोशनली तंदुरुस्त रहता है। दोनों में एक भी बिगड़े तो खुशियां काफुर हो जाती हैं। सब कुछ होते हुए भी जिंदगी मायूस हो जाती है, आदमी मनहूस हो जाता है। ऐसी बातें करने की एक वजह है, हम न्यूज वाले बिना कारण कोई कार्य कभी नहीं करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कुछ दिन पहले वो एक बैठक में थे, कार्यक्रम में थे, वहां पर उन्होंने कहा कि हम सब ओवर ईटिंग के शिकार हैं। खाने की आदत बहुत खराब है, इतनी खराब कि 40 की उम्र में 120 वर्ष का खाना खा लेते हैं। मतलब समझे आप, आदमी 120 वर्ष जिंदा रहे, स्वस्थ आदमी की तरह खाना खाए तो जितना खाना वो खाएगा उतना खाना हम 40 साल की उम्र में ही खा लेते हैं। यानी औसत आदमी अपने शरीर में 80 साल का एक्स्ट्रा खाना भरे हुए घूमता रहता है। पाव भर की जगह में 20 किलो का बाट रख दिया गया है। समझिए हमने अपने शरीर और उसके भीतर मौजूद मशीनरी पर कितना बोझ डाला हुआ है। 40 लोगों के लिए बने घर, सड़क सिस्टम में अगर 120 लोगों का बोझ डाल दें तो क्या होगा? जाम लगेगा, बाढ़ आएगी, घर टूटेंगे, नाली नाले सड़क सब रुक जाएंगे, जैसा हमारे शहरों के साथ आजकल हो रहा है।
घर से बाहर जाम, बारिश आई तो बाढ़, घर गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर जगह लाइन देखी जा रही है, वेटिंग है। 40 की उम्र में 120 वर्ष तक का खाना खाने से जो होता है उसे एक डेटा स्टोरी से अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मोटा अनुमान है कि शहरों में 25 से 30% लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं। इसकी वजह से 2050 तक 44.9 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हो जाएंगे। 24% इसमें महिला हैं और 22% पुरुष हैं। जरूरत से ज्यादा खाने के दो कारण हैं। ताजा खाने की जगह पे जंक, प्रोसेस्ड, डिब्बाबंद, पैकेज फूड का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा MSG यानी मोनो सोडियम ग्लूटामेट युक्त खाना। MSG जिससे खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखे के अतिरिक्त 5वां स्वाद भी कहा जाता है। MSG चाइनीज फूड, पैकेज स्नैक्स, नूडल्स, सूप और फ्रोजन फूड्स में बहुतायत में पाया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक स्टडी बताती है कि शहरी इलाकों के 62% लोग नियमित रूप से जंक फूड, बासी या रीहीटेड फूड पर निर्भर हैं। ICMR का अनुमान है कि इसी वजह से देश में 56.4% बीमारियां होती हैं। जंक, प्रोसेस्ड, डब्बाबंद, पैकेज फूड, MSG युक्त खाने से 32 तरह की बीमारी होती है। इसमें कैंसर, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, नींद की बीमारी, हार्ट, किडनी जैसी बीमारियां शामिल हैं। 1995 के बाद खराब खाने और जीवन से बीमारी 3 गुना बढ़ी है। लेंसेट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी में 2023 तक 11% डायबिटीज रोगी, 15% प्री डायबिटिक रोगी, 28% मोटापे और 35% हाइपरटेंशन से पीड़ित है। जी हाँ, देखा आपने, 11% डायबिटीज के रोगी हैं, 15% प्री डायबिटिक, 28% मोटापे और 35% हाइपरटेंशन से पीड़ित है। एक शोध के मुताबिक ताजा और संतुलित भोजन 30% बीमारी कम कर देता है। इसीलिए ताजा और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। लेकिन बासी, डिब्बाबंद, प्रोसेस्ड MSG भोजन की तादाद बढ़ रही है। घर पर खाना पहुंचाने वाले ऐप आ जाने के बाद ज्यादा खाने का चलन और बढ़ गया है। बच्चों का अगर जोर चले तो वो कोल्ड ड्रिंक, पैकेज फूड, चाइनीज, कोरियन फूड के अलावा कुछ और खाएं ही नहीं। शायद इसी का नतीजा है कि कोल्ड ड्रिंक्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का व्यापार 13% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से बढ़ रहा है। रिटेल सेल 2009 में 4000 करोड़ रुपए थी, जो कि 2019 में यानी 10 साल बाद 2,67,000 करोड़ रुपए हो गई। विश्व खाद्य रिपोर्ट 2024 के मुताबिक घरेलू फूड बजट में पैकेज्ड फूड की हिस्सेदारी 2015 में 6% थी, जो कि 2019 में 12% हो गई। केवल 4 साल में बाहर के खाने पर घरेलू खर्च 32% बढ़ गया है। 32% 4 साल में। 2015 में 62,000 करोड़ रुपए था, जो 2019 में 82,000 करोड़ रुपए हो गए। हम सबके घरों में बाहर का खाना, पैकेज्ड खाना भरपूर आ रहा है और भरपेट खाया भी जा रहा है। पहले हम स्वागत सत्कार में जो मेहमान आते थे उनको ताज़ा नाश्ता और खाना परोसते थे। अब तो बिस्किट, नमकीन, पेटीज, पेस्ट्री, केक, कोल्ड ड्रिंक और तमाम तरह के रोल्स उनको खिलाते हैं। ये स्टेटस सिंबल भी बन गया है। किसी मेहमान को ताज़ा हलवा, पोहा, पापड़, चिप्स खिला दो तो उसको लगेगा कि उसका सम्मान ही नहीं हुआ, और आपको भी लगेगा कि आपने उसका सम्मान नहीं किया। मेहमान आते हैं, मेन्यू कार्ड की खोज शुरू हो जाती है, कहाँ से क्या मंगाना है, क्योंकि सबको ये सूट करता है। लेकिन इसका नुकसान कितना बड़ा है ये भी सोचिए। अब जो बात बता रहा हूं वो सुनकर शायद ताज़ा खाने की कोशिश बढ़नी चाहिए। ताज़ा और सीमित खाना खाने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता 20 से 25% ज़्यादा होती है। जी हाँ, जो ताज़ा खाना खाते हैं वो 20 से 25% ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हैं। मूड स्विंग्स इन बच्चों के कम होते हैं। बच्चे मानसिक रूप से स्थिर होते हैं। चिड़चिड़े और जिद्दी कम होते हैं। यानी जितना आप शुद्ध खाओगे, जितना ताज़ा खाओगे, जितनी उम्र और शरीर की ज़रूरत है उतना ही खाओगे। 40 की उम्र में 120 वर्ष का खाना नहीं खाओगे, वरना किसी की तिजोरी भरेगी। अगर आप ऐसा करते हैं
तो आप किसी की तिजोरी तो भर रहे होंगे, आपकी जेब खाली हो रही होगी और आपका शरीर खोखला हो रहा होगा। तो सोच समझ के खाइए, खाना जरूरी है पर लिमिट में खाना और स्वस्थ और ताजा खाना खाइए। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं, बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दी। जो बड़ी खबर आ रही है वो इस वक्त बेल्जियम से है। बेल्जियम की अदालत ने भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर है ये। मेहुल चौकसी भारत से भागा हुआ है, अब वो बेल्जियम में है और बेल्जियम सरकार ने उसको भारत को प्रत्यर्पित करने की भारत की जो मंजूरी थी उसको स्वीकार कर लिया है। अदालत ने कहा कि भारतीय अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी वैध है। चौकसी अब भी उच्च अदालत में अपील वहां कर सकता है, इसीलिए उसे तुरंत भारत नहीं लाया जाएगा। लेकिन ये पहला और अहम कदम है जो भारत सरकार की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। 11 अप्रैल 2025 को चौकसी को एंटवर्प पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो पिछले 4 महीने से वहां की जेल में बंद है। भारत ने चौकसी पर धोखाधड़ी, साजिश, सबूत नष्ट करने, भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाए गए। और वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपका फेवरेट सेगमेंट आज कहे सो आज कर जरूर देखिए। और अब वक्त है आपके और मेरे सबसे पसंदीदा सेगमेंट का, यानी आज कहे सो आज कर। और आज का हमारा विचार है, अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी जरूरत से कहीं ज्यादा आप पर उनका विश्वास होता है। इसी नोट पर आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि, अपना बहुत ध्यान रखिए।